नमस्कार, बहुत स्वागत आप तमाम दर्शकों का न्यूज 18 प्राइम में। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और मैं हूं आपके साथ ममता तिवारी। शुरुआत करते हैं न्यूज 18 प्राइम की। सबसे पहले बात दिल्ली की कर लेते हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने सीएम पद से इस्तीफा देने के ऐलान के बाद से दिल्ली की सियासत गर्मा गई है। पीएससी की बैठक में तय हो गया है कि कल आपके विधायक दल की बैठक होगी और इसमें दिल्ली के नए मुख्यमंत्री के नाम पर मुहर लगेगी। रिपोर्ट देखिए। सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा है। दिल्ली में सियासी हलचल बढ़ गई है। करीब 5 महीने बाद जमानत पर जेल से छूटकर आए अरविंद केजरीवाल कल इस्तीफा देने वाले हैं। तो एक तरफ अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की चर्चा है, तो ये भी पूछा जा रहा है कि केजरीवाल के बाद अगला सीएम कौन। कई नाम हैं जो सीएम पद की रेस में बताए जा रहे हैं। दिल्ली का सीएम कौन? सुनीता केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल की पत्नी है सुनीता केजरीवाल। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद राजनीति में सक्रियता। केजरीवाल की गैर मौजूदगी में प्रमुख चेहरा। लोकसभा चुनाव में किए प्रचार और रोड शो। आतिशी सीएम पद की मजबूत दावेदार। आम आदमी पार्टी का बड़ा चेहरा। शिक्षा और पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं आतिशी। शिक्षा के दिल्ली मॉडल का श्रेय। संजय सिंह। संसद हो या सड़क, हर जगह मौजूदगी। केजरीवाल के साथ अन्ना आंदोलन से जुड़े। केजरीवाल के भरोसेमंद हैं संजय सिंह। सीएम पद के मजबूत दावेदार। सौरभ भारद्वाज केजरीवाल के भरोसेमंद सिपहसालार। दिल्ली सरकार में कई अहम मंत्रालय। कैलाश गहलोत के नाम की भी चर्चा। कैलाश गहलोत के पास कई अहम मंत्रालय। दिल्ली के सीएम पद की रेस में शामिल जो नाम आपने देखे, उनमें संजय सिंह और कैलाश गहलोत की दावेदारी थोड़ी मुश्किल नजर आ रही है। शराब घोटाले में जेल संजय सिंह की संभावना पर अल्प विराम लगाती, तो कैलाश गहलोत की राह भी आसान नहीं। उनसे शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी ने पूछताछ की थी। दिल्ली का अगला सीएम इन्हीं में से कोई होगा, तो कैलाश गहलोत की राह भी आसान नहीं। उनसे शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी ने पूछताछ की थी। दिल्ली का अगला सीएम इन्हीं में से कोई होगा या पार्टी किसी और को कमान देगी। बताया जा रहा है कि कल ही विधायक दल की बैठक में आम आदमी पार्टी तय करेगी कि दिल्ली की कमान किसके हाथ में दी जाएगी। आज सुबह बाल लंबे हो रहे थे तो बाल कटाने सुबह में निकला। अब क्या 10 बजे से पहले मैंने देखा हेयर सैलून खुलते नहीं है, तो मैं 9:30 बजे पहुंच गया। तो उसने बोला कि आने वाले हैं, तो मैं वहां बैठ गया। तो वहां पे कई लोग जो है आसपास के जो है बाहर खड़े हुए थे और लोग बात कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे। और हर आदमी इस बात को कह रहा था कि सब चुनाव कब होंगे, चुनाव जल्दी कराओ। दिल्ली के लोगों के अंदर ऐसी उत्सुकता है कि चुनाव हो और हम वोट डाल के अरविंद केजरीवाल को कल ही दोबारा मुख्यमंत्री बने, ऐसी बेसब्री है आज दिल्ली की जनता के बीच में। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे को नाटक बताया है, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने केजरीवाल का समर्थन किया है। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी ये नाटक बंद करें। दिल्ली की जनता अच्छी तरह समझ चुकी है। जो आदमी जेल से जमानत पर छूटा हो और इस प्रकार के नाटक को करे, दिल्ली की जनता अच्छी तरह इस बात को पहले से ही समझ चुकी है। और महापुरुष से तुलना करना और भी दुखद है। आने वाले समय में दिल्ली की जनता उनको जरूर जवाब देगी। तो वो लोगों के पास फिर जाए, और लोग हैं जो बनाएंगे और गिराएंगे। जो उस पर ने चार्जेस लगाए थे वो ये प्रूव नहीं कर सके, इसलिए वो पब्लिक में जाना चाहता है, क्योंकि लोग फैसला करें। और ये बहुत अच्छी बात है कि वो कुर्सी का भूखा नहीं रहा, उसने कुर्सी छोड़ दी। जब उसको अभी बहुत वक्त था, मगर नहीं, मुझे कुर्सी नहीं चाहिए, मुझे लोगों का एतमाद चाहिए। ये बहुत बड़ी चीज है जमहूरियत। केजरीवाल के इस्तीफे के ऐलान पर अन्ना हजारे ने तंज करते हुए कहा कि उन्होंने शुरू से ही केजरीवाल को राजनीति में नहीं आने की सलाह दी थी। मी पहिल्यापासून सांगत होतो, राजकारणात जाऊ नको, सेवा करायची समाजाची, देशाची, हे मी सांगत येतो, पण त्याला पटलं नाही। अरविंद केजरीवाल ने 2014 में पहली बार दिल्ली के सीएम पद से इस्तीफा दिया था और अब एक बार फिर इस्तीफे का ऐलान किया है। क्या ये केजरीवाल की कोई नई राजनीतिक चाल है? बीजेपी ये पूछ रही है, इस्तीफे को स्टंट बता रही है,
अब देखना है कि केजरीवाल के इस्तीफे से पार्टी को कितना फायदा होता है और दिल्ली के अगले सीएम के तौर पर किसके नाम पर मोहर लगती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो चलिए अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सुदर्शन संदेश की। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज त्रिपुरा में थे, जहां पर वे सिद्धेश्वरी मंदिर के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने सनातन के नाम पर बड़ा पैगाम दिया। सीएम योगी ने न सिर्फ धर्म की रक्षा और सनातन की बात दोहराई, बल्कि उन्होंने मुरली और सुदर्शन को लेकर भी बड़ी बात कही। ये रिपोर्ट देखिए। केवल मुरली से काम नहीं चलेगा, बल्कि सुरक्षा के लिए सुदर्शन भी आवश्यक है। हिंदुत्व और सनातन का झंडा बुलंद करने वाले योगी आदित्यनाथ ने त्रिपुरा से सनातन विरोधियों पर तगड़ा प्रहार किया है। योगी ने देश के दुश्मनों के लिए सख्त और सुदर्शन संदेश दिया। योगी ने बता दिया, केवल मुरली से काम नहीं चलने वाला, बल्कि सुरक्षा के लिए सुदर्शन चक्र भी जरूरी है। और हम सब ये भी जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की जब स्मृति हम सबके सामने आती है, तो भगवान श्री कृष्ण एक हाथ में मुरली है तो दूसरे हाथ पे सुदर्शन भी तो है उनके हाथ में। केवल मुरली से काम नहीं चलेगा, बल्कि सुरक्षा के लिए सुदर्शन भी आवश्यक है। सीएम योगी ने न सिर्फ सुदर्शन संदेश दिया, बल्कि उन्होंने सनातन की रक्षा के लिए भी खास मैसेज दिया। उन्होंने कहा, हमें देश और धर्म को सुरक्षित रखना है। अयोध्या, मथुरा, काशी सनातन के 3 स्तंभ हैं। हमने दंगाइयों के लिए बुलडोजर दिया तो भक्तों के लिए श्री राम मंदिर का निर्माण करवाया। साथ ही कहा, केवल मुरली से काम नहीं चलेगा, सुरक्षा के लिए सुदर्शन भी जरूरी है। यानी मुख्यमंत्री योगी का मैसेज क्लियर है, अगर आप धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। बहनों और भाइयों, हम सबको इस बारे में ध्यान रखना होगा। धर्म एव हतोहंति धर्मो रक्षति रक्षिता। अगर आप धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा, लेकिन अगर आप अपने स्वार्थ के लिए उस धर्म का बलिदान कर रहे हैं तो वह धर्म भी आपके साथ उसी प्रकार का व्यवहार करेगा। हमारी सनातन मान्यता रही है, यतो धर्मस् ततो जय। मंच चाहे जो भी, सीएम योगी सनातन का झंडा जरूर बुलंद करते हैं। साथ साथ दंगा करने वालों के लिए बुलडोजर और भक्तों के लिए राम मंदिर का संदेश देते हैं। और ऐसा ही कुछ त्रिपुरा में देखने को मिला। पर्व और त्योहार आते थे, दंगे शुरू हो जाते थे। पर्व और त्योहार आते थे, दंगे शुरू होते थे, गुंडागिर्दी होती थी, बहन बेटियां सुरक्षित नहीं थी, नौजवानों के लिए एम्प्लॉयमेंट नहीं था, कहीं कोई सुविधा नहीं थी। और आज यूपी में भी डबल इंजन की सरकार आई, सुरक्षा का माहौल मिला, दंगाइयों के लिए बुलडोजर भी दिया गया और साथ साथ भक्तों के लिए राम मंदिर का निर्माण भी कराया गया। दरअसल सीएम योगी आज त्रिपुरा में सिद्धेश्वरी मंदिर के उद्घाटन समारोह में शामिल होने गए थे, लेकिन त्रिपुरा से उन्होंने जो संदेश दिया उसकी चर्चा न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि पूरे देश में हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और आज न्यूज़ 18 के चौपाल में कंगना रनौत पहुंची। ऐसे में उनसे राहुल गांधी को लेकर सवाल पूछा गया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को अब बड़ा हो जाना चाहिए। तो वहीं राहुल गांधी फुल कॉमेडी शो लगते हैं, यह भी कंगना ने कहा। उन्होंने कहा कि राहुल बेसिर पैर की बात करते हैं, कांग्रेस को राहुल से बेहतर नेता की जरूरत है। गांधी परिवार ने देश का नुकसान किया।
राहुल जी आपको कार्टून लग रहे थे तब, अब संसद में आपके साथ बैठते हैं, आपके विचार थोड़े बदले? अब तो मुझे वो पूरा कॉमेडी शो लगते हैं, पहले तो वो मुझे कार्टून लगते हैं, पूरा कॉमेडी शो। जिस दिन राहुल जी संसद आते हैं उस दिन तो मतलब हमारा वो एंटरटेनमेंट वाला रहता है फुल। और जिस तरह वो एलओपी है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है उनके ऊपर राहुल जी पे। लेकिन अब उनका है व्यक्तित्व वैसा, तो हम क्या कर सकते हैं। और उनकी बातें जो है वो पूरे देश से तो छुपी नहीं है। कांग्रेस के लोगों से तो बातचीत होती होगी आपकी? हाँ, कांग्रेस के लोगों से बातचीत होती है और मुझे लगता है कि कांग्रेस ऑल्सो डिजर्व्स अ बेटर लीडर ऑफ ऑपोजिशन। ये जो फैमिली है इसने जो थोपा हुआ है, वो आई थिंक इट्स हाई टाइम कि ये इस नेपोटिज्म और डायनेसिटी से की जंजीरों से हम बाहर निकले। और इसका मैंने हमेशा से ही बहिष्कार किया, चाहे मैं फिल्म इंडस्ट्री में रही हूँ। आप बेटर की बात कर रही हैं, वो कहते हैं कि पीएम मटेरियल है राहुल गांधी, कांग्रेस वाले कहते हैं पीएम मटेरियल, आने वाले भविष्य के प्रधानमंत्री हैं राहुल गांधी। देखिए, ये जो फैमिली है, इसकी फैमिली की जो हिस्ट्री है वो आप इमरजेंसी में आप बहुत अच्छे से देखेंगे कि ये जो फैमिली है इसने कैसे इस देश को जो है अपनी एक निजी संपत्ति समझा है हमेशा। और जितना डैमेज इस फैमिली ने इस देश को किया है ना, ये हमारे देश का जो स्वाभिमान है ये अभी तक भी पूरा नहीं जागा है कि अभी भी ये लोग हमें तंग कर रहे हैं, हमें परेशान कर रहे हैं। और अभी भी ये लोग कहते हैं कि हम पीएम मटेरियल है। कहीं ना कहीं तो कमी हम में भी है, सारी कमी उनमें नहीं है, हम में भी कुछ ना कुछ तो कमी है। तो न्यूज 18 के चौपाल कार्यक्रम में कंगना रनौत का पूरा इंटरव्यू आप देख सकते हैं रात को 9:30 बजे। और सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करवा दें, सरकार वन नेशन वन इलेक्शन लागू करेगी। यह बहुत बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है, जहां इसी कार्यकाल में बिल लाया जाएगा। पूर्व राष्ट्रपति कोविंद की अध्यक्षता वाली कमेटी ने वन नेशन वन इलेक्शन पर सिफारिश की है। सरकार 2029 से पहले वन नेशन वन इलेक्शन लागू करेगी। ये रिपोर्ट देखिए। मैं लाल किले से तिरंगे की साक्षी में देश के राजनीतिक दलों से आग्रह करता हूं, देश के संविधान को समझने वाले लोगों से आग्रह करता हूं कि भारत की प्रगति के लिए, भारत के संसाधनों का सर्वाधिक उपयोग जन सामान्य के लिए हो, उसके लिए वन नेशन वन इलेक्शन के सपने को साकार करने के लिए हमें आगे आना चाहिए। इसी साल 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजनीतिक दलों से वन नेशन वन इलेक्शन की तरफ बढ़ने का अनुरोध किया था। अब सूत्र बता रहे हैं कि पूर्व राष्ट्रपति कोविंद की अध्यक्षता वाली कमेटी ने वन नेशन वन इलेक्शन पर सिफारिश कर दी है और सरकार 2029 से पहले वन नेशन वन इलेक्शन लागू करेगी। इसी कार्यकाल में ये बिल लाया जा सकता है। एनडीए में शामिल दलों ने इसका स्वागत किया है। वन नेशन वन इलेक्शन के सवाल पर जनता दल यूनाइटेड और एनडीए की राय एक समान है। हम ये मानते हैं कि इससे देश में नीतियों की निरंतरता जारी रहेगी। आदरणीय रामनाथ कोविंद जी के अध्यक्षता में एक समिति गठित है। उस समिति ने एक प्रारंभिक रिपोर्ट भी तैयार किया था और सभी राजनीतिक दलों से विचार विमर्श करने के उपरांत जो विचार बनेगा, जो सुझाव सभी के आएंगे, उसके आलोक में कोई भी निर्णय होगा। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर जेडीयू बीजेपी के साथ साथ पूरे एनडीए की राय एक है, लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर आरजेडी सांसद मनोज झा ने विरोध जताया है। मनोज झा ने कहा कि यह देश की प्राथमिकता है क्या, इसका आकलन होना चाहिए। किसी को मेजॉरिटी नहीं आई, राष्ट्रपति शासन लागू हुआ, फिर चुनाव होगा। इस तरह की चीजों को लेकर के क्या समझ विकसित, या तो आप राज्यपाल का शासन कर दोगे जो फिर फ्रॉड है लोगों के साथ। ये मैं समझता हूं सोचना चाहिए। लोकसभा और राज्य के विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराने की अवधारणा को एक राष्ट्र एक चुनाव नाम दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल के पहले 100 दिन पूरे होने से ठीक पहले यह रिपोर्ट आई है। एक राष्ट्र एक चुनाव बीजेपी के लोकसभा चुनाव घोषणा पत्र में प्रमुख दावों में से एक रहा है। इस साल लाल किले पर अपना स्वतंत्रता दिवस के भाषण के दौरान भी प्रधानमंत्री मोदी ने वन नेशन वन इलेक्शन के मुद्दे पर सभी राजनीतिक दलों को एक साथ आने का अनुरोध किया था। इसका मकसद यही है कि राष्ट्र का संसाधन बचे, लोगों का समय बचे और लोकतंत्र मजबूत हो। न्यूज 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह और पटना से शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
चलिए आगे बढ़ते हैं। यूपी के बहराइच में घूम रहा छठा भेड़िया लंगड़ा नहीं, बहुत तगड़ा है। तगड़ा भेड़िया अब तक पकड़े गए 5 भेड़ियों में सबसे ताकतवर है और सबसे ज्यादा खूंखार भी बताया जा रहा है। एक बार फिर से इस भेड़िए ने एक बच्चे पर हमला किया है। यह रिपोर्ट देखिए। बहराइच में आदमखोर का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। रविवार की रात भेड़िए ने एक बच्चे पर हमला किया है। महसी इलाके के पिपरी मोहन गांव में 11 साल के बच्चे इमरान पर हमला हुआ। पहले भेड़िया घर के बाहर लेटे लोगों पर हमला करता था, फिर घर के अंदर तक जाना शुरू किया और अब भेड़िया छत तक पहुँचने लग गया है। रात में भेड़िए ने छत पर लेटे बच्चे पर हमला किया है। दरअसल महसी गाँव में बच्चा अपनी भाभी के साथ छत पर लेटा हुआ था। भेड़िया जीने पर चढ़कर छत तक पहुंचा और फिर इमरान पर हमला कर दिया। इमरान के चिल्लाने पर भेड़िया वहां से भाग निकला, लेकिन तब तक इमरान को काफी हद तक नुकसान पहुंच चुका था। जीना के डगर से भेड़िया आया और उस बच्चा को लेटा था। उसके बगल उसकी भाभी लेटी थी, भाभी के बगल में एक बच्चा और लेटा था। तो ये इमरान को पकड़ा और उसके बाद एक चारपहिया से नीचे उतार कर घसीटते हुए ले जा रहा था। तब तक के हल्का चिंघरा तो उधर से वो लोग जाग पड़े। जब जाग पड़े तो उसके ऊपर बयाना से और मतलब चादरा वदारा लिए थे, उसके ऊपर जब पीटे लगी तो उसको छोड़ करके उसी जीने के डगर भाग गया वो। शोर शराबा मचने के बाद वहां बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। लोगों ने मौके पर भेड़िया के पद चिन्ह देखने का भी दावा किया। लोग रात में पंजे देखते थे तो रात में हल्का दिखाते थे, सवेरे वार पार पूरे पंजे दिखाए, पूरा साबूत मिला। इसके बाद वो लोग आए थे वन विभाग वाले, तो वो लोग इधर झूम कैमरा वैमरा लगाए हैं, देखे हैं। अभी तक जितने भी हमले हुए हैं वो घर के बाहर लेटे या फिर घर के अंदर लेटे लोगों पर ही हुए हैं, लेकिन छत के ऊपर लेटे बच्चे पर ये पहला हमला है, जिसको लेकर वन विभाग की टीम भी अचंभित है। हाइट से बहुत ऊपर कोई भी चीज बैठा हो या न खड़ा हो लेटा हो, वो उस पर हमले करने की बारे नहीं सोचता। जो घटनाएं अब तक हुई हैं बाहर और चारपाई पर लेटे हुए बच्चों को पर हमले हुए हैं। हमले में घायल बच्चे इमरान को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहां पर गंभीर हालत में उसका इलाज चल रहा है। वहाँ से रेफर कर दिया, यहाँ बहराइच ले आए। यहाँ बहराइच आप ले आए हैं, रात में लाए हैं। कितने बजे यहाँ पहुँचे अस्पताल? यहाँ करीबन में 4 बजे के करीब में पहुँचा। 4 बजे के करीब आप अस्पताल में यहाँ पहुँच गए? जी। और अभी बच्चे की हालत कैसी है? जी इस समय तो ठीक चल रही है, ट्रीटमेंट चल रहा है, ठीक चल रही है। लगातार हो रहे हमले से लोगों में दहशत है। वन विभाग के तमाम प्रयास नाकाफी साबित हो रहे हैं। आदमखोर का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। भेड़िया नहीं किया। अच्छा जी। वन विभाग से कई घटनाओं को लेकर कह रहा है कि भाई सियार ने हमला कर दिया। कई बच्चे खा चुका हमारे यहाँ। आपके गाँव में? जी गरेठी है, हमारे बंधा पे है, हिंदूपुरवा कई बच्चे खा चुका, मंगलपुरवा खा चुका, कई बच्चे खा चुका है। अच्छा। इसी दहशत के माहौल के बीच रविवार को सीएम योगी इसी इलाके में पहुंचे थे। सीएम ने भेड़िए के हमले में मारे गए और घायलों के परिजनों से मुलाकात की। सीएम ने प्रभावितों को जल्द से जल्द भेड़ियों को पकड़े जाने का भरोसा दिलाया। सीएम से मुलाकात के दौरान कई लोग भावुक नजर आए थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल मृतकों के परिजनों से भी मिले, पीड़ितों के परिजनों से भी मिले और उनसे ये कहा कि जल्द से जल्द भेड़िया पकड़ा जाएगा। उनका दुख दर्द बांटने के लिए स्वयं मुख्यमंत्री आए, लेकिन ये भेड़िया अभी भी लाखों ग्रामीणों के लिए चिंता का सबब बना हुआ है। जिंदगी जोखिम में डाल रहा है ये भेड़िया और खासतौर से मासूमों पर तो आफत बनकर टूट रहा है। सवाल ये उठता है कि आखिर ये भेड़िया कब गिरफ्त में होगा, कब पकड़ा जाएगा। कैमरा पर्सन गोपी गिरी के साथ उमेश श्रीवास्तव, न्यूज 18, महसी क्षेत्र, पिपरी मोहन गांव, बहराइच। तो वहीं कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए दोहरी खुशी का दिन है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में तीसरी बार बनी सरकार अपने 100 दिनों का कार्यकाल पूरा करेगी और कल ही प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन भी है। और ऐसे में दिल्ली से लेकर काशी तक बीजेपी ने खास तैयारी की है। काशी विश्वनाथ में पीएम मोदी के जन्मदिन पर विशेष कार्यक्रम रखा गया है। ये रिपोर्ट देखिए। मोदी सरकार ने अपने तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे कर लिए। इस दौरान मोदी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि
लखपति दीदी ने। अब तक 1 करोड़ से ज्यादा लखपति दीदियों का नामांकन हो चुका है, जिनकी सालाना आय 1 लाख रुपए से ज्यादा है। पीएम मोदी के जन्मदिन पर दिल्ली से लेकर काशी तक बीजेपी कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है। काशी में पीएम मोदी के जन्मदिन पर विशेष कार्यक्रम है। तो वहीं स्वच्छता अभियान से लेकर कई और कार्यक्रम पहले से निर्धारित हैं। मोदी सरकार ने 100 दिनों में 3 लाख करोड़ की परियोजनाओं को मंजूरी दी। इसके अलावा किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त में 20,000 करोड़ रुपए की राशि बांटी गई। वहीं मध्य वर्ग को टैक्स में राहत देते हुए 7 लाख तक की आय को टैक्स फ्री किया गया। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से लेकर युवाओं के कौशल और रोजगार के लिए कदम उठाए गए। नारी सशक्तिकरण और स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर भी मोदी सरकार 3.0 में खास कदम उठाए गए हैं। पीएम मोदी ने बताया कि उनकी सरकार ने शुरुआती 100 दिनों में ग्रीन एनर्जी से जुड़े कई फैसले लिए। भारत 31,000 मेगावाट हाइड्रो पावर जनरेट करने के लिए भी काम कर रहा है। इसके लिए 12,000 करोड़ रुपए से ज्यादा अप्रूव किए जा चुके हैं। हर घर पर छत हो और हर छत पर सूरज का पहरा। पीएम मोदी ने कहा कि भारत आने वाले 1000 साल का बेस तैयार कर रहा है। देश में रिन्यूएबल एनर्जी की मांग बढ़ रही है। सरकार इसके लिए पॉलिसी बना रही है और पूरी तरह सहयोग भी कर रही है। बीते 100 डेज में ग्रीन एनर्जी के लिए भी कई बड़े फैसले लिए गए हैं। हमें ऑफशोर विंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए वायबिलिटी गैप फंडिंग स्कीम की शुरुआत की गई है। इस पर हम 7,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करने जाते हैं। भारत आने वाले समय में 31,000 मेगावाट हाइड्रो पावर जनरेट करने के लिए भी काम कर रहा है। इसके लिए 12,000 करोड़ रुपए से अधिक अप्रूव किए गए। बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने बुनियादी ढांचे के अलावा किसानों के लिए 100 दिन में कई बड़े काम किए। खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाया गया। प्याज और बासमती चावल पर न्यूनतम निर्यात मूल्य हटाया गया। कच्चे पाम, सोयाबीन और सूरजमुखी के तेलों की आयात पर शुल्क बढ़ाया गया। कृषि को बढ़ावा देने के लिए भी कई कदम उठाए गए। सरकार द्वारा 75,000 नई मेडिकल सीटें जोड़ने का काम किया गया। मैं प्रधानमंत्री जी को बहुत धन्यवाद देता हूं, उनका हृदय से आभार प्रकट करता हूं। वे किसान हितैषी प्रधानमंत्री है, बहुत संवेदनशील है और हमेशा किसान और गरीबों के कल्याण में लगातार जुटे रहते हैं। 3 फैसले ऐसे हुए जो किसानों की फसलों का बेहतर मूल्य दिलवाएंगे और किसान की चिंता दूर करेंगे। एक्सपोर्ट ज्यादा होगा तो किसानों को दाम और ज्यादा मिलेंगे और बेहतर मिलेंगे। प्याज पर भी एक्सपोर्ट ड्यूटी 40% थी, 40% उसको घटा के 20% करने का फैसला किया है और इसलिए प्याज उत्पादक किसानों को भी ठीक दाम मिलेंगे। मैं इन किसान हितैषी फैसलों के लिए प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। 75,000 नई मेडिकल सीटें जोड़ना मोदी सरकार 3.0 के पहले 100 दिनों में हासिल की गई एक और उपलब्धि है, क्योंकि इससे स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाने और विदेशी चिकित्सा शिक्षा पर निर्भरता को कम करने के लिए देखा जा रहा है। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में आपदा प्रबंधन एक और मुख्य आकर्षण रहा है। आपदा प्रबंधन विधेयक 2024 पेश किया गया। शहरी बाढ़ प्रबंधन और अग्निशमन सेवाओं को बेहतर किया जाएगा। ग्लेशियर झील के फटने से निपटने के लिए कदम उठाए जाएंगे। बाढ़ नियंत्रण और दूसरी आपदाओं से निपटने के लिए भी मददगार साबित होगा। राज्यों को 12,554 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई। 17 से 19 सितंबर तक सभी जिलों में बीजेपी सेवा और स्वच्छता से जुड़े कार्यक्रम कर रही है। रक्तदान शिविर के साथ 18 सितंबर से 24 सितंबर तक मंडल स्तर पर विद्यालयों और अस्पतालों में स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। स्वच्छता संदेश के साथ लोगों को सफाई के प्रति जागरूक किया जाएगा।
मोदी सरकार 3.0 में रोजगार का मतलब केवल सरकारी नौकरियां नहीं, क्योंकि रोजगार को लेकर कई लंबे समय वाली परियोजनाओं की लिस्टिंग की गई। मोदी सरकार 3.0 ने पहले 100 दिनों के कार्यकाल के दौरान 3 लाख करोड़ रुपए की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को मंजूरी दी, जिसमें 25,000 असंबद्ध गाँवों को सड़क नेटवर्क से जोड़ना और महाराष्ट्र के बधावन में एक मेगा बंदरगाह का निर्माण करना शामिल है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। तो वहीं हिमाचल प्रदेश के चंबा इलाके से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। यहां पर रील बनाते वक्त एक लड़की चट्टान से नीचे गिर गई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कोई सोशल मीडिया पर लाइमलाइट में आना चाहता है, इस वजह से लोग आए दिन नए नए तकनीकों का इस्तेमाल कर खुद को पॉपुलर बनाने में लगे हैं। इस बीच हिमाचल प्रदेश के चंबा इलाके से एक बड़ी खबर सामने आई है। यहाँ रील बनाते समय एक लड़की चट्टान से नीचे गिर गई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। देखिए ये वीडियो, जहां रील बनाने के लिए ये लड़की अपनी जान तक दांव पर लगा देती है। जो इस लड़की का रील बनाना उसकी जान पर भारी पड़ गया। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि लड़की रील बनाने के लिए चट्टान पर खड़ी थी। पहले तो वो अपने चुन्नी से कुछ एक्शन करती है, फिर अपने दोस्तों की तरफ दौड़ती हुई आती है और इसी बीच उसका पैर फिसल जाता है और वो सीधा नीचे की तरफ गिरती चली जाती है। हालांकि गनीमत ये रही कि इस हादसे में उसकी जान बच गई। हैरानी की बात यह है कि बाद में इस लड़की ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से पोस्ट किया। और चलिए फिलहाल न्यूज़ 18 प्राइम में खबरों का सिलसिला यहीं थमता है। बाकी अन्य खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।